brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कुरुक्षेत्र का नाम तो आप में से हर किसी ने ही सुना होगा। ये वो पवित्र भूमि है जहां महाभारत की लड़ाई हुई थी। और मैं एक बार कुरुक्षेत्र गया था। आप घूमने के लिए कहिए या तीर्थाटन के लिए, अपनी माँ के साथ। और मैंने वो वट वृक्ष भी देखा जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। सोचिए, हजारों साल पुरानी बात है, अद्भुत है। अभी भी वो पेड़ जो है वो जीवित है। तो खैर, ये घटना जो है कुरुक्षेत्र की है। कुरुक्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है मोरथली। इस मोरथली गांव में 30 सितंबर की रात को एक बड़ी घटना होती है। होता यह है कि गांव के लोग जब रात को गहरी नींद सो रहे होते हैं, तब एक घर पर डकैतों का एक झुंड धावा बोलता है। और ये डकैत किसी तरह से घर के अंदर घुस जाते हैं और घुसकर डाका डालने लगते हैं, लूटपाट करने लगते हैं। इस परिवार में 4 लोग हैं, बुजुर्ग माता पिता, बेटा और बहू। बेटा बमुश्किल 2 रोज पहले जर्मनी से भारत लौटा है, क्योंकि पिता की तबीयत खराब है और वो अपने पिता का इलाज करवाना चाहता है। और उसकी बीवी वो तो खैर यहीं रह रही थी और बाकी बुजुर्ग सास ससुर उसके थे। तो कुल मिलाकर घर में 4 लोग थे। और जब डकैतों ने धावा बोला तो मकान का सेटअप कुछ ऐसा था, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कह लें, कि सास ससुर जो थे यानी बेटे के माता पिता, उनको इस घटना के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं हो पाई। यानी डकैतों ने उसी कमरे पर धावा बोला था, उसी हिस्से पर धावा बोला था जिस हिस्से में बेटा बहू सो रहे थे। तो डकैतों ने घुसकर पहले बहू को काबू किया और उसके मुंह में कपड़ा बांध दिया, हाथ पांव सारे बांध दिए, और जिससे वो बिल्कुल हिल ना सके, रिएक्ट ना कर सके। इसके बाद लूटपाट चालू हुई। लेकिन ये जब डकैत जब उसकी बीवी को काबू कर रहे थे, उस लड़के की बीवी को, और उसके हाथ पांव बांध रहे थे, तो इसी बीच जो घर का बेटा है जो जर्मनी से लौटा था, उसकी नींद खुल गई। अब नींद खुलने पर जाहिर है घर में अगर डकैत घुस आए हैं तो कोई भी विरोध करेगा, चाहे वो डर से विरोध करे, घबराए, चिल्लाने लगे, या फिर वाकई कोई दिलेरी दिखाए। तो वो जब चीखने चिल्लाने की कोशिश करने लगा तो ये जो अटैकर थे, जो रॉबर्स थे, वो इतने खतरनाक थे कि उन्होंने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू किया। और ये जो ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया, इससे घर के बेटे की मौत हो गई। बेटे का नाम था मस्तान। उसकी पत्नी को जो डकैतों ने बांधा था, वो कमरे के दूसरे हिस्से में बांध कर रखा था, और जहां हत्या हुई वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस थोड़ी दूरी पर मौजूद थी, थोड़ी दूरी पर वो जगह थी। डकैतों ने लूटपाट की, कत्ल कर दिया, फिर वो चले गए। अब ये जो बहू है, उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को किसी तरह से, जहां पर उसको बांध के डंप कर दिया था, वहां से वो घिसटती हुई अपने सास ससुर के कमरे तक पहुंची। और पहुंचने के बाद उसने किसी तरह से उनके दरवाजे पर नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया, और उसकी मुंह से आवाज़ भी निकल रही थी क्योंकि उसके मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई थी, कपड़ा बंधा हुआ था। तो जब अजीब सी आवाज़ सास ससुर को अपने कमरे के बाहर से सुनाई दी और दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, तो वो बुज़ुर्ग जो दंपत्ति है वो उठे। और उठने के बाद उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मंज़र देखकर वो हैरान रह गए। बहू जो है वो पूरी तरह से, उसके हाथ पांव मुंह सब कुछ बंधा हुआ था और वो बहुत डरी हुई थी। उसके गले से बिल्कुल घुटी हुई आवाज़ निकल रही थी। किसी तरह सास ससुर ने उसके कपड़े, मतलब जो बंधा हुआ था चेहरे पर कपड़ा और हाथ पांव जो बांध रखा था, उसको किसी तरह उन लोगों ने रिलीज़ किया, खोला। और इसके बाद पूछा तो जब तक सारी बात समझ में आई तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि बेटे का तब तक कत्ल हो चुका था। घर के ही एक दूसरे हिस्से में बेटे की रक्त रंजित लाश पड़ी हुई थी, खून से सनी लाश पड़ी हुई थी।
घटना अपने आप में बहुत बड़ी थी। एक तो डकैती की घटना रिहायशी इलाके में और ऊपर से हत्या हो जाना, तो फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। कुरुक्षेत्र की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और उसने डेड बॉडी को रिकवर किया और मामले की जांच शुरू की। घर से कई सारी कीमती चीज़ें, कुछ यूरो, सोने चांदी के जेवर, कुछ इंडियन करेंसीज, ये चीज़ें गायब थी और सारे लोग जो है बहुत दुखी थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और लोगों को लगने लगा कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। आज तक उनके गांव में और आसपास के इलाके में ऐसी कोई घटना उन्होंने नहीं सुनी थी। मतलब शांतिपूर्ण माहौल था गांव का। तो लोग बहुत परेशान हुए। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और डकैतों के बारे में भी पता करने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में डकैतों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन इस बीच जब पुलिस की छानबीन आगे बढ़ रही थी तो पुलिस ने कुछ चीज़ें नोटिस की। एक तो चीज़ पुलिस ने ये नोटिस की कि जो घर की बहू है उसका नाम अंजलि है। अंजलि के कपड़ों पर पुलिस को कुछ खून के छींटे नज़र आए और वो खून के छींटे कुछ ऐसे थे जैसे स्प्लैश करने पर, यानी छिड़काव करने पर या कहीं से धार खून के निकलने पर जब कुछ धब्बे पड़ते हैं, उस तरह के ब्लड के ड्रॉपलेट्स कह लें, ड्रॉप कह लें, उस तरह के छींटे जो है उसके कपड़े पर मौजूद थे। जबकि अंजलि को जहाँ पर डकैतों ने बांधकर फेंक रखा था या गिरा रखा था, वो जगह एग्जैक्टली जहाँ पर चाकू से उसके पति की हत्या हुई उससे ठीक ठाक दूरी पर थी। यानी खून के छींटे उसके कपड़ों तक पहुँचने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। और ऐसे में पुलिस थोड़ी इस बात पर हैरान थी कि अंजलि के कपड़ों पर खून के छींटे कैसे नज़र आ रहे हैं। साथ ही जिस तरह से घर के बेटे को, जिसका नाम मस्तान था, जिसकी हत्या हुई, उसे जिस तरह से चाकू मारे गए थे, वो भी शक पैदा करता था। शक इसलिए पैदा करता था क्योंकि डकैतों का इरादा जो है उसको न्यूट्रलाइज करने से ही पूरा हो सकता था। यानी एक या दो बार चाकू मारने से या फिर मान लीजिए मुंह बंद कर देने से, जिस तरह से अंजलि के उन्होंने हाथ पांव बांधे उस तरह से उसके भी हाथ पांव बांधे जा सकते थे, मुंह बंद किया जा सकता था। लेकिन डकैतों ने एक तो उसे चाकू मारा और जितनी बार चाकू मारा और जिस बेरहमी से मारा, ज़्यादा मारा, उससे ऐसा लगता था कि शायद वो इंश्योर करना चाहते थे कि इस आदमी का हर हाल में कत्ल हो जाना चाहिए, ये जिंदा बचना नहीं चाहिए। यानी मोटिव उस अटैक को देखकर डकैती की कम बल्कि कत्ल का ज़्यादा लग रहा था। एक तो ये भी बात पुलिस के मन में शक पैदा कर रही थी। और ऊपर से जिस तरह से ये डकैत घर के अंदर घुस आए थे वो भी अपने आप में हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि घर का दरवाज़ा कोई खोल कर रखे कि आओ डकैती कर लो, ऐसा तो होता नहीं है। फोर्सफुल एंट्री के कोई निशान जो है पुलिस को बहुत ज़्यादा वहाँ दिख नहीं रहे थे। तो ऐसे में पुलिस जो है थोड़ी सोच में पड़ गई कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि ऐसी घटना हुई जिसमें हत्या भी हो गई। डकैत अगर डकैती करते तो नॉर्मली डकैती करके जा सकते थे बगैर कत्ल किए हुए। तो खैर, अब पुलिस ने पूरे परिवार के जो मेंबर्स हैं, बुजुर्ग दंपति और अंजलि यानी घर की बहू और बेटा मस्तान जिसकी मौत हो गई, सबके मोबाइल फ़ोन जो है वो उसने अपने कब्ज़े में लिए और उसको चेक करना शुरू किया। और जब ये एक्सरसाइज पुलिस ने आगे बढ़ाई तो पुलिस का जो शक था वो धीरे धीरे और मजबूत होता जा रहा था। बहू अंजलि के फ़ोन से बहुत सारे कॉल लॉग में कॉल्स जो है वो गायब थे, यानी डिलीटेड थे। इसी तरह से चैट भी गायब था और एसएमएसेस भी गायब थे, व्हाट्सएप चैट भी गायब था। तो बहुत सारी चीज़ें फ़ोन से डिलीट की गई थी। ये देखकर थोड़ा सा पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना के पीछे उनकी बहू अंजलि का ही हाथ हो। तो पुलिस ने उसके बाद फिर अंजलि के मोबाइल फ़ोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई और उसकी जांच शुरू की। और जब उसकी जांच शुरू की तो फिर पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि इस मामले में ज़रूर अंजलि का ही हाथ है, क्योंकि CDR से पता चला कि अंजलि की लगातार विशाल नाम के एक लड़के से बात होती है और ये विशाल जो है वहीं कुरुक्षेत्र के गांव मांगना का रहने वाला है और वो DJ का कारोबार करता है। साउंड बॉक्सेस, म्यूज़िक और डिस्क जॉकी जिसे कहते हैं, और उसका बड़ा चलन है इन इलाकों में, तो वो DJ का कारोबार करता है, ऐसा पुलिस को पता चला। और विशाल के बारे में पुलिस ने अब जानकारी जुटाई। इत्तेफाक से पुलिस ने देखा कि विशाल का मूवमेंट भी जो है उस घटना के वक्त उस गांव के इर्द गिर्द या गांव में ही है, क्योंकि उसके फ़ोन की लोकेशन भी कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे थे और साथ में कुछ और भी अनजाने नंबर उस इलाके में एक्टिव थे। तो पुलिस अब
एक तरह से कंफर्म हो चुकी थी कि इस साजिश के पीछे घर की बहू अंजलि का ही हाथ है। पुलिस ने अंजलि को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की, विशाल के बारे में पूछा। शुरू में वो झूठ बोलती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो वो टूट गई और उसने मान लिया कि उसी ने अपने पति का कत्ल करवाया है। और कत्ल में उसका साथ उसके प्रेमी विशाल और उसके 2 दोस्तों ने दिया, जिनके नाम रवि और अभिषेक हैं। असल में विशाल, रवि और अभिषेक ये सारे लोग एक राय होकर डकैती के नाम पर इनके घर पर धावा इन्होंने बोला और मस्तान की हत्या कर दी, क्योंकि विशाल और अंजलि ये चाहते थे कि मस्तान जो है उनकी ज़िंदगी में रोड़ा न बने। अब मैं आपको बताऊं, ये जो अंजलि नाम की लड़की है, इसके भाई के साथ बिजनेस किया करता है, कारोबार किया करता है विशाल, और भाई के दोस्त के साथ अंजलि का ये अफेयर उसके शादी के पहले से चला आ रहा है। अब शादी घर वालों ने अंजलि की ज़बरदस्ती करा दी, अंजलि का ये कहना है। अंजलि अपने पति से कोई बहुत अटैच्ड नहीं थी। ऐसे भी शादी के कुछ दिनों के बाद ही, तकरीबन 20-25 दिनों के बाद ही उसका पति यूरोप चला गया था, जर्मनी, वहीं वो रहता था, काम करता था और अंजलि को यहीं छोड़ गया था। अंजलि का शादी के पहले से अफेयर चला आ रहा था, तो शादी के बाद भी उसका ये अफेयर जो है वो विशाल के साथ चलता रहा और बेरोक टोक चलता रहा। लेकिन जब अंजलि को ये पता चला कि अब उसका पति यूरोप से वापस आ रहा है, मस्तान, तो फिर अंजलि और विशाल को ये लगा कि पति के आ जाने के बाद तो प्यार मोहब्बत का ये सिलसिला अब चल नहीं पाएगा। तो फिर उन्होंने ये तय किया कि वो मस्तान को रास्ते से हटाएंगे, उसका कत्ल करेंगे। फिर दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और प्लानिंग करके जैसे ही मस्तान यूरोप से लौटा, उसके महज 2 दिन के बाद इस डकैती की घटना को, फर्जी डकैती की घटना को दोनों ने अंजाम दिया। और 30 सितंबर को ये घटना हुई और पुलिस जो है वो जांच कर रही थी बड़ी तेज़ी से। जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू में ही पुलिस को कुछ ऐसे हिंट्स मिले, कुछ ऐसे क्लूज़ मिले कि पुलिस ने उस इन्फॉर्मेशन को जब डेवलप किया तो पूरी कहानी क्लियर हो गई। पुलिस ने अंजलि को पकड़ लिया है, कुरुक्षेत्र पुलिस की CIA स्टाफ ने, और अंजलि के अलावा उसके प्रेमी विशाल को और उनके 2 दोस्तों को भी पकड़ लिया, जिनको इन दोनों ने मिलकर, प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर कुछ रुपए पैसों का लालच भी दिया था। तो पूरी कहानी यही है, जस की तस। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दुखद एक आदमी की जान का जाना तो है ही, लेकिन सोचिए उस बुजुर्ग दंपत्ति का अब क्या होगा जिनका इकलौता बेटा इस वारदात का शिकार बन गया और जिनका बेटा उस बुजुर्ग पिता के इलाज के लिए आया था, वो अपने माता पिता की मदद करना चाहता था। अब उन बुजुर्ग का इलाज कौन करवाएगा, कौन उनकी देखभाल करेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इससे भी ज़्यादा जो मेंटल ट्रॉमा, जो सदमा इस उम्र में उस बुजुर्ग दंपत्ति को लगा है, वो अपने आप में उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। अब पता नहीं मतलब क्या करेंगे वो। मैं मतलब सोचता भी हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ सी होती है कि लोग किसी की जान अपने निहित स्वार्थ की खातिर किस तरह इतनी आसानी से ले लेते हैं। ठीक है, पति से प्यार नहीं था, एक तो शादी ही नहीं करनी थी। आप कोई गुड्डे गुड़िया तो है नहीं, माता पिता के फैसले का विरोध करते। ज़बरदस्ती अगर शादी करवा दी गई तो या तो उसको निभा लेते, नहीं भी निभा पा रहे थे तो तलाक लेने की कोशिश करते। कत्ल का तरीका या इस तरह से अपराध के रास्ते पर चलने के बारे में सोचना ये अपने आप में बहुत डरावना भी है, बहुत दुखद भी है। जिनका नुकसान हुआ उनका तो हुआ, इनकी भी ज़िंदगी ख़राब हो गई, क्योंकि अब पकड़े गए, सबूत तमाम हैं, उम्र कैद की सज़ा होगी। अब जाइए जेल की सलाखों के पीछे गुजारिए, अलग अलग रहिए, क्या प्यार परवान चढ़ेगा। समझ लीजिए कि सब नष्ट हो गया एक तरह से। तो अपराध जो है उसका कभी हासिल जो है वो सकारात्मक नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता। इतना ही आज के लिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ई के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, मैं कमेंट्स पढ़ तो नहीं रहा हूँ पब्लिकली, मतलब यहाँ पर आप लोगों के सामने, और उस पर रिएक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे कमेंट्स जो आप कर रहे हैं मेरी स्टोरीज़ में वो मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ रहा हूँ। ये मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। और ऐसी कोई कसम नहीं खाई है कि कभी कोई कमेंट किसी का पढ़ूंगा ही नहीं। ऑब्वियस है पढ़ूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके फॉर्मेट में मैं चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड। तो फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।